हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने घर में सेफ और सिक्योर होंगे बच्चों। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन का टाइम पीरियड। क्या आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लॉकडाउन को जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं आप कीजिए। ठीक है, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी स्टडीज में बहुत ज़्यादा फोकस करने की। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इस वक्त। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ प्लीज़ बी सिंसियर एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। डोंट थिंक दैट यू हैव गॉट द टाइम टू वेस्ट, दीज आर योर हॉलीडेज, डोंट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से नहीं सोचना है कि आपको छुट्टियां मिली हुई हैं, हॉलीडे चल रहे हैं, वेकेशंस हो रही हैं, इस तरीके से आप लोगों को नहीं सोचना है। बल्कि आप लोगों को इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि ये हमें टाइम मिला है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो बच्चों प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। ठीक है, तो अपने मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम यू शुड यूटिलाइज इन योर स्टडीज। And you can also follow your hobbies, you can also do some recreational activities to fresh up your mind, okay? But क्योंकि obviously 24/7 कोई नहीं पढ़ सकता, तो you do some of the recreational activities to freshen up your mind. But your main aim, you should not forget your main aim. Your main aim is to focus on your studies. तो बच्चों देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया अभी तक द लिविंग वर्ल्ड के बाद हमने देखा किस तरीके से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की थी। तो बच्चों आज हम एक बार फिर से प्लांट्स में आ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ था। तो यहाँ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक्स, इट्स द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सो नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। सो बच्चों प्लीज बी फोकस। आप आज यहाँ पहला लेक्चर है सेकेंड चैप्टर का, तो आप लोगों को बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए ताकि आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स को अटेंड करें। रेगुलर टाइम पे, जिस टाइम पे ये लेक्चर्स आते हैं इस टाइम पे आप एग्जैक्टली उसी टाइम पे अगर आप इसे फॉलो अप करते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी लेक्चर्स को समझ पाएंगे और आप रेगुलर रहते हैं, ठीक है, पंक्चुअल रहते हैं, तो आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से इजीली समझ सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है। देखिए, देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, प्लांट्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, प्लांट्स में भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ शर्ब्स हैं। ये तो रही प्लांट्स की बात। एनिमल्स में देखिए बच्चों, एनिमल्स में किस किस तरीके के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं। देखिए, इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्या कार्निवोरस एनिमल्स हैं, कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, कुछ उसके बाद कुछ फंजाई होती हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों, कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रोटेस्टास होते हैं, कुछ मोनेराज होते हैं। अब ये सब क्या है, ठीक है, क्या है ये मैं जो भी बोल रही हूँ यहाँ पर, क्या है ये सब। देखिए बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना इस पूरी दुनिया में, उनको सबसे पहले हमको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको क्लासिफाई कर दिया ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी अच्छे से कर सकें और हम हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है टू रिड्यूस द कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए एंड टू स्टडी द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी प्रॉपरली हो सके, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप लोगों के नाम रखने की प्रोसेस क्यों होती है, ऐसे आप लोगों का नाम क्यों रखा जाता है, ताकि आपस में लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सोचिए अगर नाम ही नहीं होते किसी के नाम ही नहीं होते, सपोज मेरा नाम मेघा है, तो मेरा नाम अगर मेघा नहीं होता, ठीक है, मेरा कोई नाम ही नहीं होता, तो मेरे कैसे पता चलता कि दुनिया में मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ।
ठीक है, या आप लोग हैं, आप में से कोई राहुल होगा, कोई सुमित होगा, कोई आरती होगी, तो इस तरीके से क्यों नाम दिए गए हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को, आप लोगों को क्यों नाम दिए गए, ताकि आपस में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और एक बार कोई अगर आपकी क्लास टीचर जैसे आरती बोले तो आरती में आप अपना यस मैम बोल सकें, ठीक है, पता चल जाए कि हाँ क्लास में आरती कौन है, राहुल कौन है, सुमित कौन है, इस तरीके से क्या है पता चल जाए क्लास में कौन कौन है, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आइडेंटिफिकेशन हो जाए, इसलिए क्लासिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। देखिए बच्चों, अब एक यहाँ पे बहुत ही जाने माने क्या फिलोसोफर, बायोलॉजिस्ट बोल लीजिए, एरिस्टोटल, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं, ठीक है, साइंस में। तो बेसिकली एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने क्या किया बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बच्चों एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे कि हर ह्यूमन बींग के पास 2 आईज होती हैं, एक नोज होते हैं, ठीक है, आई लैशेज होती हैं, आईब्रोज होते हैं, ये उसके क्या है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ये उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। बात समझ आ रही है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो बाहर से विजिबल हैं, ठीक है, जो बाहर से विजिबल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं बच्चों। तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से प्लांट्स को क्लासिफाई किया, किस में, 3 चीजों में, किस किस में, ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में, ठीक है, ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। अब देखिए आप लोग आसानी से, अगर मैं आपको बोलूं ट्री, तो आप लोगों को पता चल जाता है ना, ट्री है तो बहुत बड़ा होगा, उसमें फ्रूट्स आएंगे, ठीक है, फ्लावरिंग होगी, ट्री है वो, ठीक है, बड़ा है, उसकी एक ब्रांच होगी मोटी सी, तो और उसका एक ट्रंक होगा मोटा सा, उसकी बहुत सारी क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी, बहुत ज़्यादा हरा भरा होगा, लीव्स होंगी, या फिर कोई बिल्कुल बिना लीव का भी ट्री। अगर आप मैं ट्री बोल रही हूँ बेसिकली, तो आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर मैं श्रब्स बोल रही हूँ, तो मैं श्रब्स बोल रही हूँ, तो आपको क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, श्रब बोल के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक छोटा सा प्लांट, ठीक है, जिसकी क्या है, एक थोड़ी ग्रीनिश सी क्या है स्टेम है, उतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, एक मिडिल क्या साइज का एक पौधा, तो उसको आपने क्या बोला, श्रब। अब मैं बोलती हूँ हर्ब। हर्ब बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है, एक छोटा सा प्लांट, ठीक है, छोटा सा, बहुत छोटा, उसके बाद क्या, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतनी हरी भरी क्या है, उसकी ब्रांचेस भी नहीं है, ब्रांचेस तो उसमें है ही नहीं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी क्या है, बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, उनको क्या बोला, हर्ब्स बोला। तो बेसिकली बच्चों ये सब आप लोगों को कैसे पता चला कि कौन सा ट्री है, कौन सा श्रब है, कौन सा हर्ब है? आप लोगों को इसलिए पता चला क्योंकि साइंटिस्ट ने पहले उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करके उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख करके कि एक्सटर्नली अच्छा ट्री है तो ट्री में ब्रांचेस होंगी, एक ट्रंक होगा, ठीक है, इस तरीके से क्या किया हुआ है, साइंटिस्ट ने डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। तो तभी आप लोगों को आज समझ में आ रहा है, ट्री कहते ही आपके दिमाग में ट्री आते हैं, और श्रब कहते ही आपके दिमाग में श्रब्स आते हैं, और हर्ब्स कहते ही आपके दिमाग में छोटे छोटे से प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवीजन हुआ है, किसने किया, एरिस्टोटल ने किया। He also divided animals into 2 groups. इन्होंने प्लांट्स का ही नहीं बल्कि एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया बच्चों। किस हिसाब से किया उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड, दोज विच हैड रेड ब्लड्स एंड दोज हु डिड नॉट हैव। अब इन्होंने कैसे डिवाइड किया, एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया, इन्होंने 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया। कैसे कि किसके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और किसका रेड ब्लड है, और किसका रेड ब्लड नहीं है। Those who had red blood and those who did not have. किसी का रेड ब्लड है और किसका रेड ब्लड नहीं है, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द ब्लड बच्चों।
तो ये क्या किया, एरिस्टोटल ने इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप्स में बांटा बच्चों, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए ये तो थी एरिस्टोटल की बात। अब हम आते हैं लीनियस पे, ठीक है। लीनियस ने क्या किया, इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स वर डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। अब लीनियस ने क्या दिया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो किंगडम कौन कौन से, एक किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। दो, उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दो किंगडम्स में डिवाइड किया, एक किंगडम प्लांटे और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम क्या है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 क्या मैंने आपको बताया है, याद कीजिएगा, ठीक है। आप लोग लेक्चर्स को रिकॉल कीजिएगा, मैंने आपको वहां पे बताया हुआ था किस तरीके से एक स्पीशीज होती है, फिर किस तरीके से जीनस होता है, क्लास होती है, ऑर्डर होता है, फैमिली, किंगडम, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को, किसने, लीनियस ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को बच्चों दो किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने डिवाइड किया। प्लांटे के अंदर क्या आएंगे, नाम से पता चल रहा है, प्लांटे के अंदर क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे, और एनिमेलिया के अंदर क्या आएंगे बच्चों, एनिमल्स आएंगे। तो ये था लीनियस का डिवीजन। लीनियस ने दिया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द टू किंगडम्स आर किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटे इंक्लूड प्लांट्स एंड किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड द एनिमल्स बच्चों। ये था लीनियस का क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आती है लीनियस की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन बच्चों। ये क्या है, लीनियस के क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक है। क्या है, एक ड्रॉबैक, इफ इन केस in your exams it is asked that which kingdom of classification did Linnaeus give and describe the drawbacks of Linnaeus which system Linnaeus gave। ओके, तो आपको पूछा है कि लीनियस ने कौन सा सिस्टम दिया और लीनियस के सिस्टम की ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो आप लोग लिख देंगे कि लीनियस ने टू किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने एक किंगडम बोला प्लांटे, दूसरा किंगडम बोला एनिमेलिया। किंगडम प्लांट के अंदर प्लांट्स आए, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आए। लेकिन बच्चों वो भूल गए ये डिस्क्राइब करना, ये डिस्टिंग्विश करना कि कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उन्होंने कोई बात नहीं कही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डेवलप्ड क्या होंगी, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है। ऑर्गेनेलीज बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये सब जो आपने सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज पढ़ी होंगी, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। और कैसे होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं। इनका क्या होता है, सेपरेट फंक्शन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इसका एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर अप होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों, प्रोकैरियोट्स में नेकेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नेकेड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस को लेयर्स कवर करके रखेगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नेकेड न्यूक्लियस होगा।
तो बच्चों ये क्या थे, कुछ डिफरेंसेस थे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिफरेंसेस जानना है तो आप पिछले लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बहुत डिटेल में मैंने डिफरेंसेस बताए हुए थे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया था उनको अच्छे से पता होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीनियस की क्या लिमिटेशन थी, क्या ड्रॉबैक था कि उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई बात नहीं बोली। उन्होंने इनफैक्ट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी कोई बात नहीं बोली। मैंने आपको वहां पे, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए हुए थे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस होते हैं। पूरी टेबल बनाई हुई थी, एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी टेबल थी। ठीक है, मैंने उसमें सारे डिफरेंसेस बताए थे, बट आपको फिर से मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हो गया अमीबा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हो गया हम ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो बेसिकली बच्चों इन्होंने एक चीज़ तो ये नहीं बताई कि उन्होंने कुछ भी बात नहीं बोली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को किसके अंदर रखेंगे, ठीक है, किस तरीके की क्या डिवीजन है उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने कोई बात नहीं कही लीनियस ने यूकैरियोट कौन से प्रोकैरियोट कौन से। उन्होंने ये भी नहीं बताया, कोई डिफरेंस नहीं बताया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। ठीक है, उन्होंने ये भी नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन से फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी किस में आएंगी, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई किस में आएंगे। ठीक है, उन्होंने इनका कोई डिवीजन नहीं किया। तो ये था लीनियस के सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम का ड्रॉबैक बच्चों। ठीक है, ये उनकी लिमिटेशन के अंदर आप लोग लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स में तो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि कोई बता देगा कि कौन सा प्लांट है कौन सा एनिमल है। बट देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको ये साइंटिस्ट जो थे, जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वो इनको समझ में नहीं आया कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कौन से प्लांट में आएंगे कि एनिमल में आएंगे। तो ये क्या हो गया, उनके सिस्टम का, उनके दिए हुए क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। इसलिए क्या हुआ, इन्होंने कुछ नहीं बोला था बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए उनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, इनएजुकेट हो गया। ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी। ठीक है, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं बच्चों जिनके हिसाब से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था वो तो बहुत टाइम तक तो माना गया, लेकिन उसके बाद जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, फंजाई, एल्गी, सबके बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, तो वो सिस्टम क्या हुआ, उतना एक्यूरेट नहीं माना गया। अब क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से डिवीजन करना, क्लासिफिकेशन करना सही है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से डिवीजन और क्लासिफिकेशन करना सही है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जिनको क्लासिफिकेशन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, सेल का स्ट्रक्चर, किस तरीके का उनका सेल है, किस तरीके का सेल है, मतलब किस तरीके की क्या है, कौन सा सेल है, वो यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके का उनका सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये सारी चीजें क्या है, ध्यान में रखनी चाहिए। सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो उनको ध्यान में रखना चाहिए, उसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। नेचर ऑफ वॉल मतलब कि प्लांट्स है, जैसे प्लांट्स की वॉल कैसे बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगस की किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इस तरीके से भी डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, वॉल के नेचर के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। और बच्चों तीसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए। देखिए बच्चों, प्लांट्स है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स
प्लांट्स अपना खाना खुद ब खुद बना रहे हैं, बट देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऐसे हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो इसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, बोल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में बच्चों। हैबिटेट, हैबिटेट के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स कहाँ लैंड में रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन के मैथड्स के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन से कर रहे हैं, कुछ फ्यूजन से कर रहे हैं, तो इस हिसाब, कुछ मल्टीपल फिजन से कर रहे हैं, तो बच्चों इस हिसाब से भी होना चाहिए क्लासिफिकेशन। तो ऐसे तो बहुत सारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके हिसाब से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं, उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, उनके एंसेस्टर्स कैसे थे और इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, हमारे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स कौन से थे, चिंपैंजीज और एप्स वगैरह हमारे क्या थे, एंसेस्टर्स थे। तो इस हिसाब से भी क्या होना चाहिए, इस हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से नहीं, बल्कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से, उनकी एनाटॉमी के हिसाब से, उनके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से, सब चीज के हिसाब से क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म स्किप ना हो। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इस तरीके का कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि लीनियंस का क्लासिफिकेशन अब फेल हो चुका था, तो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो जाए और वो किसी ऑर्गेनिज्म को मतलब सारे ऑर्गेनिज्म उसमें कवर अप हो जाए। तो देखिए अब ऐसा कोई क्लासिफिकेशन आया या नहीं, देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर all different system. ठीक है, the understanding of what groups organism be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. अब क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल किंगडम को तो क्लासीफाई करना बहुत आसान था। ठीक है, अलग अलग सिस्टम में उनको रख दिया उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे बहुत सारे क्या है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि वो कौन से ग्रुप में आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग व्यूज दे रहे थे कि हाँ ये इसके अंदर आएगा, या ये इसके अंदर आएगा, ये प्लांट के अंदर आएगा, ये एनिमेलिया के अंदर आएगा। तो इस तरीके से टाइम के हिसाब से क्या हुआ, साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग जितना उनको समझ में आ रहा था उस हिसाब से वो क्लासिफिकेशन करते चले गए। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या हुआ। अब देखिए बच्चों, आप इसको स्टोरी के जैसे समझिए। देखिए क्या होता चला आ रहा था, ठीक है, क्या होता चला जा रहा था जब नॉलेज नहीं थी। जब नॉलेज नहीं थी, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एरिस्टोटल ने बोला। ठीक है, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आया, एरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। एरिस्टोटल ने बोला कि भाई प्लांट्स जो हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रीज हो गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एनिमल्स को ऐसा डिवाइड कर देते हैं, एक रेड ब्लड वाले एनिमल्स हो गए, एक नॉन रेड ब्लड वाले एनिमल्स हो गए। फिर आए बच्चों क्या कहते हैं, लीनियस। ठीक है, लीनियस ने बोला अरे भाई साफ साफ देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखो, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। लेकिन उनसे गलती हो गई, ये हुई कि उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन नहीं किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं किया। उन्होंने फंगस को कहीं इंक्लूड नहीं किया, उन्होंने एल्गी को कहीं इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरीके से उनके कुछ ड्रॉबैक चलते आ गए। अब बच्चों बहुत साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने अपने किसी ना किसी के हिसाब से जितना उनको समझ में आ रहा था, जितना भी उनको जो भी वो स्टडी कर रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए। लेकिन क्या था कि बहुत ही परफेक्शन नहीं आ पा रहा था सारे क्लासिफिकेशन में, कभी कोई ऑर्गेनिज्म छूट जा रहा था, कभी कोई कैरेक्टरिस्टिक छूट जा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। ठीक है, इस स्टोरी को अब आप ऐसे समझिए। फिर आते हैं बच्चों R.H. विटिकर। फिर आते हैं R.H. विटिकर कब, 1969 में। कब की बात है ये, 1969 की। फिर R.H. विटिकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
क्या दिया उन्होंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में। उन्होंने बोला एक किंगडम हो गया मोनेरा, दूसरा किंगडम हो गया किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा किंगडम हो गया किंगडम फंजाई, चौथा किंगडम हो गया किंगडम प्लांटे, पांचवा किंगडम हो गया किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने क्या किया? अब देखिए यहाँ पर कुछ आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत इन्होंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा किया है, ठीक है, कुछ अलग किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने क्या किया बच्चों? R.H. विटेकर ने, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट H. विटेकर, ठीक है। रॉबर्ट H. विटेकर ने क्या किया? इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। इन्होंने बोला एक है किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटे एंड पांचवा है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये था इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर बच्चों कि ये बार बार पूछा जाता है who gave the 5 kingdom of classification, so you have to remember over here that it was given by R.H. Whitaker in 1969. This is very important from the competitive point of view as well as from the point of view of your board examination. You have to remember this point, okay? So let us move further. अब देखिए द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम। अब इन्होंने किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया? इन्होंने क्लासिफिकेशन किया बच्चों सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए जो हम वहाँ पे पॉइंट बोल रहे थे उन्होंने इसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया। इन्होंने बोला कि सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। सेल स्ट्रक्चर तो वही हो गया किस हिसाब का इसका सेल स्ट्रक्चर है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, कैसा सेल है, यूकैरियोटिक है, कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, और कैसा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल के हिसाब से किया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या देखा दूसरा कैरेक्टर कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक है, क्या है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से भी उन्होंने क्या दिया, ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर, नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 4 रिप्रोडक्शन एंड नंबर 5 फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। दिस इज ऑल्सो the very important thing over here. You have to note down the main criteria for the classification given by R.H. Whitaker includes these characteristics. Number 1 cell structure, number 2 body organization, number 3 mode of nutrition, number 4 reproduction and phylogenetic relationship. This is very important point over here. You can note it down somewhere. ठीक है, तो ये पांचों के हिसाब से उन्होंने क्या दिया, अपना 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। आगे देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने किस तरीके से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं और क्या क्या उन्होंने किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिज्म को रखा है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप इस टेबल को, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप इस टेबल को तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, R.H. विटेकर ने। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हुए हैं, सेल टाइप, सेल कैसा है, ठीक है, सेल वॉल कैसी है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिए हैं। अब देखिए मोनेरा जो है बच्चों, वैसे तो हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे बट आप एक बार टेबल फॉर्म में देख लीजिए। मोनेरा का सेल टाइप कैसा है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। मोनेरा का सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। सेल वॉल कैसी है, नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन सेलुलर सेल वॉल है और किस चीज से बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी हुई है। उसके बाद देखिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चों, सेल्यूलर टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेल्यूलर टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से बना लेते हैं खाना, कीमोसिंथेटिक यानी कि और एंड फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों वो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं।
कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाएंगे। तो ये कैसे थे, ऑटोट्रॉपिक थे। और इसके अंदर हेटरोट्रॉपिक भी आते हैं, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक भी थे, ऑटोट्रॉपिक भी थे, मतलब दोनों थे। हेटरोट्रॉपिक के अंदर कैसे थे, सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट, ठीक है। सेप्रोफाइट मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड होंगे, और पैरासाइट मतलब होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है। होस्ट बॉडी इनको चाहिए होगी सर्वाइव करने के लिए, फॉर टेकिंग फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट बॉडी। एंड सेप्रोफाइट्स मतलब कि डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो बच्चों ये क्या था उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसका, मोनेरास का। अब देखिए फिर आता है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा कैसे थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज एंड प्रॉपर्ली कवर्ड अप न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर। देखिए सेल वॉल कैसा है, प्रेजेंट, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर टाइप है, ठीक है। अब देखिए और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यानी कि लाइट की मदद से अपना खाना बनाएंगे, और हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक बोले तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे। अब आते हैं देखिए फंगस पे, ठीक है। फंगस पे क्या, देखिए फंगस किस तरीके की है, फंगस के बारे में तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। फंगस क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सेलुलोज, देखिए सेल वॉल कैसी होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन विदाउट सेलुलोज। इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है बच्चों, इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, ठीक है, किससे, काइटिन से। आप लोग अभी हायर क्लासेस में अपना पढ़ेंगे, काइटिन से इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है, एक मटेरियल होता है काइटिन। जिस तरीके से सेलुलोज एक मटेरियल होता है, वैसे काइटिन एक मटेरियल होता है, उससे फंजाई की सेल वॉल बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, एज दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सो दे विल कंटेन अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कैसे होते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन लूज टिश्यूज होंगे, ठीक है, टिश्यूज बहुत ज्यादा लूज होंगे। और देखिए फंगस क्या है, फंगस तो ऑब्वियसली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोफिटिक भी होती है और पैरासिटिक भी होती है। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, होस्ट के ऊपर, ठीक है, या तो लिविंग होस्ट या फिर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेते हैं। देखिए फिर आता है फोर्थ किंगडम प्लांटे, ठीक है। किंगडम प्लांटे ऑब्वियसली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होगी, किससे बनी हुई होगी, सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है बच्चों, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। और एक ऐसे ऑटोट्रॉप्स है, ऑब्वियसली दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दे मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द सन्स एनर्जी या सनलाइट। फिर आते हैं देखिए बच्चों लास्ट किंगडम जो है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ऑब्वियसली ये कैसे है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल इनमें नहीं होती है, एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दो दे आर as they are eukaryotic organism so they are advanced type of organism, they consist of proper well developed organelles and a nuclear membrane outside the nucleus बच्चों। फिर देखिए इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल्स होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका। और एनिमल्स और एनिमेलिया कैसे होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे खाना बनाने में। होलोजोइक मतलब और सेप्रोफिटिक मतलब, होलोजोइक मतलब क्या होता है बच्चों, होलोजोइक मतलब कि ये, सेप्रोफिटिक मतलब तो आप लोगों को पता है, सेप्रोफिटिक मतलब क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे, अपना डिपेंडेंट होंगे, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से क्या लेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे।
तो बच्चों हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डेड ऑन डिकेइंग मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे और अपना सारा न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेंगे। होलोजोइक कौन से होते हैं बच्चों, होलोजोइक वो होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, फूड और लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डायरेक्टली उसको अपने अंदर ले लेंगे। जैसे क्या करता है, जैसे देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर अभी आपको याद हो तो ठीक है, प्रोटोजोआज जैसे अमीबा हो गया, सपोज अमीबा का स्ट्रक्चर आपको याद है अगर, तो क्या होता है अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है। तो वो क्या होता है स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। तो वो क्या करेंगे, पूरे फूड मटेरियल को क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर फूड मटेरियल है, ठीक है, सपोज ये फूड मटेरियल है, तो अमीबा ने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन बनाया फिंगर लाइक, और इसे पूरा का पूरा क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, पूरा का पूरा क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। तो क्या हुआ, अब ये फूड मटेरियल कहाँ पहुंच गया है, इस अमीबा के अंदर पहुंच गया। तो ये होता है बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जहां पे ऑर्गेनिज्म फूड और लिक्विड मटेरियल को पूरा इंजेस्ट कर ले रहे हैं, एज इन केस ऑफ अमीबा वेयर दे प्रोड्यूस सूडोपोडिया विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दे कंप्लीटली टेक द फूड इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, इस तरीके से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किसमें, एनिमेलिया में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, यानी कि डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, और होलोजोइक हो सकता है, होलोजोइक एज इन केस ऑफ अमीबा या फिर प्रोटोजोआ आप बोल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को बच्चों क्या किया, डिवाइड किया, एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपको दे रखा है, बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों हमने देख लिया, आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा लीनियस का, फिर हमने देखा विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब आते हैं आपके असाइनमेंट सेक्शन के ऊपर। देखिए बच्चों ये आपका आज का असाइनमेंट है, आपको बॉटनी का मॉड्यूल खोलना है, ठीक है, आपको बॉटनी का मॉड्यूल खोलना है, उसके बाद आपको असाइनमेंट नंबर 1 खोलना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर से रिलेटेड है, आपको विद इन 5 मिनट्स में आप ये कर लेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर से रिलेटेड है। इफ इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो बच्चों प्लीज फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस पूछने की हैबिट डेवलप कीजिए, तभी आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। बच्चों बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा मत, अपने कोई भी छोटा से छोटा डाउट भी होता है तो उसे बेझिझक होकर पूछ दीजिए, ठीक है। वी आर हेयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, ईट हेल्दी, ओके। जय हिंद माय ऑल लवली चैम्प्स, फाइनली आई हैव कम विद अ कॉन्टेक्ट जिसमें कि आपको बताना है कि आप अपने लॉकडाउन के टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं जो कि और करें तो उन्हें भी अच्छा लगे, जिससे कि आपका नया स्किल डेवलप हो रहा है या नई लर्निंग आ रही है, कुछ नया फन हो रहा है। इफ़ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो। आपको बस 1 मिनट का एक डेमो वीडियो बनाना है उसमें, जिसमें कि आप बताएं कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर वीडियो को आपको हमें भेजना है थ्रू आवर GenieDoBuddy ऐप। गो टू GenieDoBuddy ऐप एंड क्लिक ऑन कॉन्टेक्स्ट एंट्री एंड जस्ट पोस्ट दोज वीडियोज। इफ़ इट इज़ रियली गुड और हमें अच्छा लगेगा तो हम उस वीडियो को अपने YouTube प्रीमियर पे प्रीमियर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक दिस लॉकडाउन मोर हैप्पी। जय हिंद। हे गाइस, व्हाट्स अप। जैसे कि आपको पता है ये लॉकडाउन पीरियड चला है, तो इसके चलते हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज। बेसिकली ये YouTube कॉन्टेस्ट होगा। इसमें क्या करना होगा, आपको जो भी आपका पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हो, पढ़ाई के अलावा जो भी यूटिलाइज करते हो, कैसे मैनेज करते हो अपने टाइम को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, कोई फन गेम्स हो गया, बुक्स पढ़ते होंगे आप, मूवीज़ देखते होंगे, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएं, अपना बेस्ट वीडियो बनाएं और उसको ऐप में जाके अपलोड करें। फिर हम देखेंगे जिस भी बच्चे का सबसे बेस्ट वीडियो होगा उसका हम प्रीमियर करेंगे। तो बच्चों देरी किस बात की है, फटाफट से अपना फ़ोन या कैमरा उठाओ और अपना बेस्ट वीडियो बनाओ और उसे अपलोड करें। आई होप आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत मज़ा आएगा और अपना बेस्ट वीडियो बना के हमें सेंड करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है यार? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार मैं आप लोगों के लिए एक कॉम्पिटिशन लेके आया हैं हम लोग सब मिलके, और उसमें क्या है बेसिकली कि
कि एक YouTube का कॉन्टेस्ट होगा और आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है जो अपन लोग ऑलमोस्ट कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि जो लॉकडाउन में हम अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं वो हम करते कैसे हैं। बेसिकली बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप लोगों को इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनानी है 30 से 40 सेकंड की या लगभग 1 मिनट तक की। आपको एक बढ़िया सी वीडियो बनानी है और उसमें आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है ये बताना है। तो वो बताइए, ऐप के ऊपर आपको इस वीडियो को अपलोड करना है और जैसे ही आप इस वीडियो को अपलोड कर देंगे ऐप में एक आपके लिए एक सेक्शन आएगा, ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ऐप में वीडियो को अपलोड करो, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वीडियो सिलेक्टेड होंगे, बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन की वीडियो जो हम सिलेक्ट करेंगे उन वीडियोस को हम लोग प्रीमियर करेंगे। तो यार फटाफट काम पे लग जाओ और बेस्ट यूटिलाइजेशन बताओ टाइम का कैसे करते हो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय। हेलो बच्चों, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो बच्चों, मुझे आपसे ये जानना है कि आप अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे जब पढ़ाई से उनका मन हट जाता है या फिर 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपनी कोई हॉबी जैसे कि पेंटिंग या फिर डांसिंग ये सब करते हैं, या म्यूज़िक सुन लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कोई बच्चे कुकिंग करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए जिस वक्त आप नहीं पढ़ रहे हैं उस वक्त आप क्या करते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो बनानी है जिसमें आप मुझे ये बताएंगे कि आप अपना टाइम यूटिलाइज इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन सबसे अच्छी वीडियो बनाता है और क्या क्या आप कर रहे हैं अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रूल्स टू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स कोवलेंट कंपाउंड्स में कैसे कैलकुलेट करनी होगी हमें, है ना, वो आपने सीख लिया था। और उसमें हमने कुछ रूल्स देखे थे, कुछ रूल्स मैंने बोला था आपसे कि वो रूल्स आपको याद करने हैं। तो आई होप आपने वो रूल्स अच्छे से याद किए होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, आज के लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह से हमारा लेक्चर 2 है ये, और इस लेक्चर 2 में हम यही बताने वाले हैं, यही हम सीखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स को। मैंने आपसे बताया था कि मैं इस अगले लेक्चर में कि आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उस क्वेश्चंस में आपको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो सभी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आज। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात आपको कोई क्लियर हो रही है, थोड़ी सी बात। चलो बढ़े हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, हमने यही एग्जांपल डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप करना चाहूँगा कैसे हमने किया था। यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, हमने कैलकुलेट करना सीखा था। क्या सीखा था, मैंने बताया था बेटा जी आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना कैसे। हमने सिंपल देखा था कि अगर आपको यहाँ पर H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करनी थी तो क्या करना था हमें, यहाँ पर सिंपल 2 × +1 किया था, यहाँ पे +x + 4 × -2 किया था इक्वल टू में 0। तो हमने यहाँ पर पाया था ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की बेटा जी +6। यस, तो हमने देखी थी यहाँ पर कितनी आई थी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आज इसी फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, इसी फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कंपाउंड्स पे, इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो चलो कुछ और देखते हैं इसमें हम। जैसे कि देखो एक ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, IIT में क्वेश्चन आया है ये। इसमें पूछा गया द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O इज। सिंपल है, CH2O हमें दिया गया है कंपाउंड, उसमें हमको सीधा ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई है कार्बन की। अब देख सकते हो आप कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे बताओ। अब एक्चुअली यहाँ तो एक ही एटम है कार्बन के ऊपर, चाहे वो यहाँ पे बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो यहाँ तो एक ही एटम है, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा जी, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है,
तो यहाँ मैंने कैलकुलेट करना देखा, मैंने जैसे कैलकुलेट किया बेटा जी, यहाँ पर जिसकी हमने कैलकुलेट करनी थी उसको हमें मानना है क्या, x मानना है। तो x प्लस 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में कर दी बेटा जी, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, हाइड्रोजन के लिए +1 होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन के लिए +1 आ जाएगा, +2 हो गया ये। तो प्लस क्या होगा यहाँ पर फिर, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है बेटा जी, -2 का बताया था आपको मैंने, तो इस पर -2 का चार्ज हो गया। तो यहाँ पर जब हमने इक्वल टू में 0 किया, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए आपको बताया गया था इक्वल टू में रखना होता है बेटा जी क्या, 0। तो यहाँ जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया क्या, 0। तो इसलिए आंसर बेटा जी क्या, आंसर हो गया 0। आंसर मतलब 0 मतलब आपके नंबर हो गए +4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, IIT में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलो एक और एग्जांपल आपके सामने, देखो क्या करना है हमको दिया गया PbSO4। इस PbSO4 में हमको कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी बेटा जी, सल्फर की, ठीक है। यहाँ हमको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो क्या एक्चुअली क्या होता है, PbSO4 को अगर हम देखें ना, PbSO4 एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये। तो एक्चुअली सॉल्ट, जैसे कि आप जानते हो सॉल्ट जो होते हैं हमेशा कुछ आयनिक नेचर में पड़े होते हैं, इस तरह से पड़े होते हैं वो, मतलब अपनी आयनिक स्टेट में पड़े होते हैं, मतलब ये +2 में पड़ा होगा, Pb पे +2 चार्ज होता है, और ये होता है SO4-2, मतलब ये होता है सल्फेट, ठीक है, ये होता है सल्फेट -2। तो Pb के ऊपर +2 चार्ज, ये हो गया सल्फेट आयन, तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं। अब अगर मेरे को यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बेटा जी क्या करूँगा, बोलो मैं, x मैंने माना यहाँ पर, देखो जरा यहाँ पे x माना मैंने यहाँ पे इसको, और Pb की लिए देखिए हमने, Pb की हमें मिल गई बेटा जी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम, यहाँ 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 4 की मल्टीप्लाई बेटा जी किस में करनी है, -2 में, और इक्वल टू में रखना है बेटा जी 0। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6, ठीक है। तो PbSO4 में अगर आपसे पूछा जाए कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की, तो बेटा जी होती है +6। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी याद नहीं करनी है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सल्फर की +6 ही मिले आपको, कभी ऐसा नहीं होगा, आपको याद नहीं करनी है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, क्योंकि धोखा कर देगा वो आपसे, धोखा हो सकता है आपके साथ में, कुछ भी दे सकता है वो, तो कभी भी रटना नहीं है, हमें बस इस फॉर्मूले को, इस मेथड को में अप्लाई करना है, इसी तरह से हमें कैलकुलेट करनी है। हम कैलकुलेट करेंगे, भाई हमें क्या पता कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम क्यों बोले कि भाई हम क्यों याद करें, हमें तो याद नहीं करनी, हम तो इसकी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का तरीका बेटा जी यही होता है, इसी को हमें अप्लाई करना है। चलो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस। ये भी क्वेश्चन बेटा जी किस में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो अब जैसे जब हम इसको देखेंगे ना, Ba इसको जो कंपाउंड हमें दिख रहा है ना, ये भी एक्चुअली क्या है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें बैरियम, क्योंकि बैरियम तो आप जानते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, और मैंने आपको बताया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर चार्ज कितना बेटा जी, बोलो +2, इसके ऊपर +2 चार्ज है। और यहाँ पर अगर इस पर +2 चार्ज हो गया, देखो जरा इधर देखो, अगर इस पर मान लो +2 चार्ज है, तो क्या इस पे H2PO2 का होल ट्वाइस ये जो होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहा है हमें, भाई ये जो कंपाउंड है ये तो बेटा जी न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इस +2 को बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ पर माइनस आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, इस माइनस को आना पड़ेगा यहाँ पे, और इस माइनस को आने पड़ेगा, मतलब कितने माइनस आने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 आने पड़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, तो इसका मतलब 2 का मतलब है यहाँ पे इस माइनस पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2, तो ये -2 इस +2 को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, तभी ये कंपाउंड बन जाएगा न्यूट्रल, इसलिए ये इस तरह से भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग गया, इसमें हमें Ba की ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई, बोलो पता लगी नहीं पता लगी। हाइड्रोजन की हमें पता है बेटा जी कितनी होती है, +1 होती है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और PO2 में फॉस्फोरस की तो हमें निकालनी ही है, और ऑक्सीजन की -2 होती है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर हमें कितने, यहाँ पर हमें ये वाले जो एटम है, ये वाला जो है हमें ये जो है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, हमारे पास 2 है यहाँ पे, ये 2 है हमारे पास, ये H2PO2 का होल ट्वाइस। तो एक H2PO2 के ऊपर कितना चार्ज है बेटा जी, बोलो बोलो बोलो, -1 का चार्ज है। तो जब इस पे के ऊपर एक के ऊपर -1 का चार्ज है, तो मैं इजीली यहाँ से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ
क्या, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे किया, हाइड्रोजन की सिंपल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, प्लस यहाँ पे सल्फर के लिए कितना x माना हमने, और 2 एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के, तो 2 जाओ क्या हो गया होगा, 4 हो गया होगा, और -4 आएगा क्योंकि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन के लिए तो, और इक्वल टू में -1। हाँ हाँ, अब ये याद रखना बेटा जी, गलती मत कर देना, कभी भी 0 मत रख देना। ये याद रखना कि जब भी मान लो कोई कंपाउंड अगर इस स्टेट में पड़ा हुआ है ना, हमने अगर उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो जितना चार्ज यहाँ पे पड़ा होगा ना, ये वाला चार्ज होगा इस पे, ये जो चार्ज होता है ना, इस चार्ज को लेके जाना होता है बेटा जी हमें राइट हैंड साइड में। तो हमें हमेशा क्या करना है, इस चार्ज को इक्वेट कर देना है जितना भी इसके ऊपर चार्ज होगा कंपाउंड के ऊपर। तो इसके ऊपर -2 का चार्ज है, तो हमने यहाँ पे -2 का चार्ज इक्वेट किया। जब हमने यहाँ पे इक्वेट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा जी, बोलो कितनी +1। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया कितना, +1। तो ये क्वेश्चन आया था आपका IIT में, देख सकते हो आप। देखो क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बताओ जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन में क्या है, हमको दिया गया NH4 SO4, ये हमें दिया गया है, हमें इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देनी है। एक्चुअली हमें इसके अंदर हर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, ईच एटम की, नाइट्रोजन की भी पता करनी है, नाइट्रोजन की भी पता करेंगे हम, हाइड्रोजन की भी पता करेंगे, सल्फर की भी पता करेंगे, ऑक्सीजन की भी पता करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक्चुअली ये भी क्या होता है ना, ये वाला भी इस तरह से पड़ा होता है, ये भी इस तरह से प्रेजेंट होता है, NH4 पे होता है +1 का चार्ज। ठीक है, अब एक्चुअली ये क्या है, ये तो सल्फेट ही होगा, तो सल्फेट होगा तो क्या होगा बेटा जी, बोलो SO4 -2, ये -2 हो गया। अब इसमें होल ट्वाइस है, तो ये इस +1 ने मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, +2 मिलेगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 है, तो इस पूरे कंपाउंड को तो न्यूट्रल ही कर देगा ये, तभी तो ये कंपाउंड कैसे दिख रहा है हमें, तभी हमें दिख रहा है ये न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो अब मुझे निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, हाइड्रोजन की तो पता है मुझे +1 होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की भी पता है मुझे -2 होगी। तो NH4+2 को जब मैंने देखा, NH4+ को मैंने जब डिस्कस किया, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, नाइट्रोजन की, X + 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई +1, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर +1 में है, और इक्वेट मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेट कर दिया हमने, यहाँ पे जितना यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, कितना चार्ज है यहाँ पर बेटा जी, बोलो +1 का चार्ज है, तो यहाँ पर कितनी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर -3। तो नाइट्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई यहाँ पर कितनी, -3, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पर -3। SO4 -2 में निकालो जरा, ऐसे ही SO4 -2 में जब निकालोगे तो यहाँ पर क्या x माना सल्फर को, +4 ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई -2 में किया, इक्वल टू में -2 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आई बेटा जी, बोलो कितनी, +6। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर +6। ठीक है, तो इसमें हमने देखा नाइट्रोजन की भी हमने निकाल ली, हाइड्रोजन की हमने निकाल ली, सल्फर की निकाल ली, ऑक्सीजन की भी निकाल ली। तो कुछ इस तरह के भी हमको कंपाउंड पूछे जाते हैं। इन कंपाउंड्स में क्या है, हमें कन्वर्ट कर लेना है आयनिक फॉर्म में, वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, थोड़ा एक आपको आइडिया मिल जाएगा। चलो, लेकिन क्या होता है, कुछ एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे सीधा सीधा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं, कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालना ईजी नहीं है उस मेथड से। तो उनमें क्या होता है, उनमें हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, उनमें हमें स्ट्रक्चर्स को लिखना होता है। जब तक हम स्ट्रक्चर्स को नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर से हम पता नहीं कर पाएंगे कि क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे आपने स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आप इजीली समझ सकते हो। जैसे कि मान लो, देखो इधर देखो जरा, जैसे कि मान लो HCN है यहाँ पे, HCN के लिए हाइड्रोजन तो +1 ही होगा, सही बात है, हाइड्रोजन तो +1 ही होगा। अब इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है HC के बीच में, और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये नाइट्रोजन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है बेटा जी, बोलो नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर नाइट्रोजन बेटा जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, बोलो जरा, बिल्कुल खींच के रखेगा। और अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा
तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो मतलब बोलो 3 बॉन्ड है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटा जी इसके पास कैसा चार्ज आएगा बेटा जी, बोलो -3 का। तो इसलिए इसके ऊपर आ जाता है चार्ज कैसा, -3 का। तो इसके ऊपर आपने निकाल लिया हाइड्रोजन के ऊपर, तो इसका आप निकाल सकते हो इजीली कार्बन का। तो कैसे भाई, हाइड्रोजन का +1 x कार्बन का और 3 एटम किसके, सॉरी 3 चार्ज है यहाँ पर -3 का, तो 3 × -1 क्योंकि 3 बॉन्ड थे वहाँ पे, तो 3 से -1 का वहाँ पे भी वो खींच रहा है, तो कितना हो गया, इक्वल टू में 0 किया, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई बेटा जी, बोलो कितनी, +2। ठीक है, अब देखो जरा इधर देखो, सुनो इधर देखो जरा। अब मान लो यहाँ पर -3 आ गया। अब सीधा सीधा मान लो अगर आपसे आपको बोले सीधा सीधा स्ट्रक्चर से निकालना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, स्ट्रक्चर से कैसे निकालोगे। यहाँ पर कार्बन पे मान लो ये कार्बन, अगर ये कार्बन इस हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। सही बात है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आया इस हाइड्रोजन की वजह से इसके कार्बन के ऊपर, और इस नाइट्रोजन की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आया बेटा जी, बोलो +3 का, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन खींचे उसने। तो -1 + 3 मतलब इक्वल टू बेटा जी कितना हो गया यहाँ पे, +2। तो यहाँ इसका आंसर आ गया बेटा जी, बोलो कितना, +2। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं इसका, ऐसे भी हम इसका पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ठीक है, स्ट्रक्चर से आप लिख लो और स्ट्रक्चर से आप आपको आइडिया हो जाएगा कि किस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे कि किस में किधर शिफ्टिंग हो रही होगी। ठीक है, चलो अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये, इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हमको दिया गया Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा जी, बोलो किसकी, आयरन की, क्योंकि आयरन हमारा क्या है यहाँ पर, आयरन यहाँ पर है सेंट्रल एटम। ठीक है, तो क्या किया, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। हमने क्या किया होगा यहाँ पर 3x किया, भाई 3 एटम थे आयरन के, यहाँ 3x + 4 ऑक्सीजन इंटू -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई बेटा जी कितनी, +8। ठीक है, लेकिन याद रखना Fe3O4 में बेटा जी ये जो होती है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ये वाली, ये जो हमें मिली है +8/3, ये होती है बेटा क्या, दिस इज कॉल्ड दी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे बोला जाता है एवरेज, इसे बोला जाता है बेटा जी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये इस Fe3O4 के अंदर ना 3 एटम पड़े हुए हैं आयरन के, उन तीनों एटम्स के ऊपर कितना चार्ज है, ये वो आई है, दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3। अब मान लो हमें निकालनी हो, बताओ बोलो किस पे, हमें निकालनी है किस पे, इंडिविजुअल पे, एक एक एटम पे चाहिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकालूंगा मैं, बोलो जरा। तो क्या होता है एक्चुअली, अगर हम देखें इसको, यहाँ पर Fe3O4 जो होता है ना, Fe3O4 होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। Fe3O4 होता है बेटा जी मिक्स्ड ऑक्साइड। किसका मिक्स ऑक्साइड, ये होता है किसका, यहाँ पर FeO का और Fe2O3 का। Fe3O4 इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और होता है ये और आयरन का। तो यहाँ पर एक्चुअली आयरन में Fe3O4 में आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक होती है +2, एक होती है +3, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इसमें +2 है, तो यहाँ तो निकाल लोगे आप, इफ FeO में निकाला जाए, FeO में निकाला तो हमने पाई ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, बोलो बेटा जी +2। Fe2O3 में निकाली होगी ऐसी 2x प्लस वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, कितनी आई बेटा जी, बोलो +3। तो ये होती है इसमें, इसलिए आप याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आप लगा देना इस पे राइट +8/3 पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो किसकी, आयरन की, वो भी हर एटम की, तो गलत मत कर देना। तो आपको क्या करना है, तो होगा आपका +2 और +3। ऑप्शन में पता है, ऑप्शन में देखो क्या करेगा, ऑप्शन में आपसे खेलेगा। ऑप्शन में क्या करेगा, ऑप्शन में आपको बेवकूफ़ बनाएगा। आपको क्या करेगा, आपको ऑप्शन में दे देगा +8/3, +8/3 भी दे देगा, +2/+2, 3 भी दे देगा ऑप्शन के अंदर, है ना, +6 दे देगा, +5 दे देगा, कुछ भी दे देगा, दो ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ऑप्शन कुछ भी दे देगा। तो गलती मत कर देना, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो ही लिखना +8/3। अगर एक हर एटम पे पूछी जा रही है तो आंसर होगा बेटा जी, बोलो कितना, +2 और +3। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको,
क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, अरे बोलो तो, क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो सुनो, इधर देखो जरा, इधर देखो जरा। अब मान लो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता लग गई +8/3 होती है। अब इसको निकालने का एक और हमारे पास तरीका होता है। क्या तरीका होता है? क्या करो आप, सीधा सीधा यहाँ पर जो एक एटम कैसा है, यहाँ पर आयरन का एक एटम ऐसा है जिसके ऊपर +2 का चार्ज है। ये रहा, एक एटम ऐसा है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, +2 का चार्ज है, प्लस 2 एटम ऐसे हैं जिसके ऊपर +3 का चार्ज है। और डिवाइड कर दो किससे बेटा जी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स से। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, बोलो बोलो यहाँ पर कितने, 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। तो यहाँ पर आप जब इसको करोगे ना कैलकुलेट, तो ये मिल जाएगी आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो मिली बेटा जी हमें, बोलो कितनी, +8/3। तो एक हमारे पास ये भी होता है मेथड निकालने का, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एक हमारे पास ये भी तरीका है। हमारे पास 2 तरीके हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के। ठीक है, क्या इतनी आपको बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से लिख दो कमेंट में अगर इतनी बात समझ में आई आपको। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है अगला? एक और आपसे कंपाउंड होता है Ki3। अब ये जो है ना, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं। इन स्पेशल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद रखना आप इन कंपाउंड्स को हमेशा। जैसे कि Ki3 होता है, Ki3 में मान लो आपको पोटेशियम की बोले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे ना इस तरह से, सॉरी आई की बोले, आयोडीन की बोली निकालने के लिए, तो जब आपने इसमें अप्लाई किया तो K की तो फिक्स ही है क्योंकि +1 है, तो K की +1 है, तो 3x किया होगा, तो x की वैल्यू आई बेटा जी कितनी, -1/3। और बेटा जी सुनो, याद रखना, ये -1/3 भी ना एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये होती है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की। ठीक है, ये I3, क्योंकि यहाँ पर कितने एटम है, यहाँ भी 3 एटम है आयोडीन के, याद रखना। तो यहाँ पर तीनों एटम पे जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1/3। अब बोलो, सुनो सुनो, कैसे निकालोगे बताओ। अब आपसे पूछा जाए, मान लो हर एटम पे निकाल दो जी ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एटम पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखो कैसे निकालोगे। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो क्या होता है Ki3 में। क्या होता है Ki3 एक्चुअली इस तरह से पड़ा होता है, Ki + IO2 की फॉर्म में। ये पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड। लैब में रखा होता है ये बोटल्स के अंदर, पोटेशियम आयोडाइड। और कहीं कहीं पर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं रिएक्शन के अंदर, I3-, खाली हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं आयनिक फॉर्म में, I3-। तो ये आप याद रखना, ये किस तरह से पड़ा हुआ है, Ki की फॉर्म में + IO2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर कितनी, अब इसमें तो Ki में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बोलो बताओ बेटा जी, -1। सिंपल निकाल लेंगे। पोटेशियम पे +1 होगी तो इस पे I पे कितनी, -1 का चार्ज। और I2 पे कितना होगा, I2 तो क्योंकि अपनी आयोडीन फॉर्म है, अपनी प्योर फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, एलिमेंटल फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इस पे कैसा चार्ज होगा बेटा जी, बोलो 0 का। इस पे होगा बेटा जी 0 का चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पर इस Ki3 के अंदर आयोडीन के 2 एटम हैं, 3 एटम है, एक के ऊपर -1 का चार्ज है, 2 एटम ऐसे हैं जिसके ऊपर 0 चार्ज है। तो यहीं से अगर आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दी 1 से, भाई एक एटम ऐसा है -1 वाला, और 2 एटम ऐसे हैं जिसपे 0 का चार्ज है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम से, दैट इज 3। और इक्वल टू में कितना आंसर आ गया बेटा जी, बोलो -1/3। तो इसका मतलब ये है आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आई बात, नहीं आई बताओ, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा जी है H2SO5। हमसे पूछा गया H2SO5 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे ही आपको H2SO5 दिया जाएगा तो क्या करोगे आप लोग, H2SO5 दिया गया तो सिंपल हमारे पास एक ही तरीका, ब्रह्मास्त्र हमारे पास एक ही है भाई। हाइड्रोजन कितना, +2, सल्फर की निकालनी है x। 5 एटम ऐसे हैं जिसके ऊपर कैसे ऑक्सीजन के -2 का चार्ज है, तो कितना आएगा बेटा जी, बोलो +8। ठीक है, तो जैसे ही आपको +8 दिखेगा ऑप्शन के अंदर, ये मान लो फर्स्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन होंगे आपको, चारों ऑप्शन में आपको दिया जाएगा +6 भी देंगे,
+4 भी देंगे, +6 भी देंगे, +8 भी देंगे, तो आपको दिखेगा अरे बिल्कुल +8 आ गया। जैसे +8 दिखेगा आप लगा दोगे बेटा जी किस पे, +8 पे। और जैसे ही आपने सुनो जैसे ही आपने +8 पे लगाया ना, समझ लेना आपके नंबर कितने बेटा जी, नेगेटिव, खत्म, नंबर हो जाएंगे नेगेटिव। तो आप बोलोगे यार सर ने तो हमको ऐसे ही बताया था, इस तरह से निकालना था ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, और हमने तो सही अप्लाई किया है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फॉर्मूला, आंसर भी हमारा सही आया +8, बिल्कुल सही बात है। हमारी कैलकुलेट करने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आई है, सही बात है, ऑप्शन में भी है। सर ऐसे कैसे +8 नहीं है, फिर हमारे नेगेटिव आंसर कैसे हो गया? अब सुनो देखो जरा इधर देखो, याद रखना बेटा जी, जो सल्फर होता है ना, सल्फर, हाँ सल्फर, क्योंकि बिकॉज सल्फर की तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है ये कभी भी +6 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, सल्फर की मैक्सिमम है +6, कभी बढ़ेगा ही नहीं इससे ज़्यादा। तो अब बोलो इसका मतलब क्या है, ये क्या नई बात आ गई? इसका मतलब समझ जाना आप बेटा जी, ये इसमें H2SO5 के अंदर +8 नहीं है, क्योंकि सल्फर तो +6 से ज़्यादा कभी होएगा ही नहीं, कभी नहीं होगा +6 से ज़्यादा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आपका सवाल होगा यहाँ पर आपको सवाल आना चाहिए कि सर कैसे निकालते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे पता की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है या नहीं है? हमें क्या पता भाई हमें क्या पता, +6 है, हमें कैसे पता? सर आप बोलोगे कि सर आप कैसे बोल रहे हो, +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैसे हमें पता लगेगी? देखो सुनो इधर देखो, जब भी आपको पता करनी हो ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, क्या करोगे, जितना उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो होता है उसका ग्रुप नंबर, और वही उसकी होती है बेटा जी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वही होती है उसकी, क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लो आपको निकालनी है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मिनिमम निकालने का तरीका बेटा जी मैक्स -8, क्योंकि 8 ऑक्टेट, वही ऑक्टेट कितना होता है, 8 होता है, तो मैक्स -8 अगर कर दोगे आप तो आपको मिल जाएगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हमारा काम यहाँ पर है किससे, सिर्फ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो अगर आपको ये कंपाउंड दिए गए, ये बोरोन वाली फैमिली, ये कार्बन फैमिली होगी, ये नाइट्रोजन फैमिली होगी, ये हेलोजन फैमिली होगी, जितनी भी बोरोन फैमिली होगी सबके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 3, क्योंकि बोरोन की क्या होती है, बोलो बोरोन का ग्रुप नंबर कितना, बोलो 13, कार्बन का बेटा जी बोलो कितना 14, नाइट्रोजन का 15, ऑक्सीजन का 16, इसका 17, बिल्कुल सही बात। तो बोरोन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा जी कितनी, मैक्सिमम होगी कितनी, +3। मतलब बोरोन के जितने भी बोरोन की फैमिली में जितने भी है ना, जितने भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, चाहे बोरोन हो, एल्यूमिनियम हो, गैल्यूमिनियम हो, है ना, याद रखना कभी भी +3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और यही ऐसे ही होगा किसमें, कार्बन के केस में, कार्बन की जो फैमिली होगी कभी भी +4 से ज़्यादा नहीं जाएगी। यही होगा नाइट्रोजन में, +5 से कभी नहीं ज़्यादा जाएगी। और यही होगा ऑक्सीजन वाली फैमिली में, +6 से कभी ज़्यादा नहीं जाएगी। और ऑक्सीजन की फैमिली में तो पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की फैमिली में तो बैठा हुआ है कौन, सल्फर। तो सल्फर का मतलब है कभी +6 से कभी ज़्यादा नहीं, कभी नहीं जाएगी +6 से ज़्यादा। तो इट मीन्स तो इसका मतलब है यहाँ पर इस H2SO5 के अंदर कुछ तो लोचा है भैया, कुछ तो लोचा है भाई। यहाँ +8 भी नहीं है ना, +8 तो नहीं है। और आप बोल रहे हो कि सर जी यहाँ तो +6 से ज़्यादा होगी नहीं, तो इसका मतलब भैया क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, करेंगे कैलकुलेट, पता करेंगे, अभी देखते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको, सब्र रखो बस थोड़ा सा, बस अभी इतना याद रखो +6 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब ये गलत है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी क्या गलत। जैसे ही आपको दिखे ना, जैसे आपको दिखे ऑप्शन में +8, तुरंत कट मारना, तुरंत एकदम देखते ही कट कर देना, तुरंत खत्म कर दो ऑप्शन को, +8 को। तो अब कैसे करेंगे कैलकुलेट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जब हमने H2SO5 का स्ट्रक्चर देखा ना, तो एक्चुअली क्या था, इसके स्ट्रक्चर में
जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा तो स्ट्रक्चर में हमने देखा +8 तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, +8 कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। तो जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा ना, तो हमने पाया कि इसके स्ट्रक्चर में क्या था, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके स्ट्रक्चर में बेटा जी क्या है, यहाँ पर जो है ना, ये जो हमको दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या होता है बेटा जी, दिस इज कॉल्ड पैरोक्सी लिंकेज। यही तो है भैया, यही तो है, यही रिस्पॉन्सिबल है इसकी, जो ये +8 को नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यही है इसका दुश्मन, जो इसको +8 नहीं होने दे रहा। क्यों देखो इधर देखो, क्योंकि पैरोक्सी लिंकेज पे कितना चार्ज होता है बोलो, -1 का। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी बोलो, और इसका स्ट्रक्चर है तो मान लो क्या हो गया, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो पैरोक्सी लिंकेज है, इस पैरोक्सी लिंकेज में हर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है बोलो, -1 का। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, और हाइड्रोजन पे तो +1 ही होगा। और इस ऑक्सीजन की बात की जाए -2, क्योंकि सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच कर रखेगा, -2 होगा। इसके पास भी -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा। इस हाइड्रोजन के पास बेटा जी बोलो कितना, +1। ठीक है, तो अब इससे हमें एक चीज़ का आइडिया हो गया कि इसके स्ट्रक्चर में एक तो पैरोक्सी लिंकेज था, और मतलब पैरोक्सी लिंकेज का मतलब ये है, इसके स्ट्रक्चर में 2 एटम ऐसे रखे हुए हैं ऑक्सीजन के, जिनके ऊपर बेटा जी कितना, -1 का चार्ज है, और 3 एटम ऐसे हैं जिन पे -2 का चार्ज है। वो हाइड्रोजन पे बेटा जी कैसा है, +1 का चार्ज है। तो देखो जरा, तो 3 एटम तो ऐसे थे ऑक्सीजन के जिन पे -2 का चार्ज था, और 2 एटम ऐसे थे जिन पे -1 का चार्ज था, 2 एटम ऐसे थे जिन पे +1 का चार्ज था हाइड्रोजन, और सल्फर की बेटा जी हमें निकालनी है, तो इसको हमने मान लिया क्या, X। तो जैसे ही हमने इसमें अब मान ला, जैसे हम हमें पता लग गया कि H2SO4 के अंदर जो लोचा था, वो लोचा हमने निकाल लिया। क्या लोचा था, उसके अंदर लोचा था बेटा जी क्या था, पैरोक्सी लिंकेज था। तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर तो वही 2 × +1, सल्फर का हमने X माना। अब इन 5 ऑक्सीजन में से 2 एटम ऐसे हैं जिन पे बेटा जी -1 का चार्ज है, और 3 एटम ऐसे हैं बेटा जी कितना, उन पे -2 का चार्ज है। तो ये इसका सही तरीका है कैलकुलेट करने का। तो जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा x की वैल्यू आई +6। यस, +6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो +6 आपका ऑप्शन में होगा। तो जो बच्चा +6 लगाएगा उसके भैया मिल गए पूरे नंबर, +4 नंबर। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया, बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कैसे इसमें क्या था, कैसे कैलकुलेट करनी थी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो याद रखना H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा जी +6। कभी भी कैलकुलेट करने से बिल्कुल भी धोखा मत खा जाना। ठीक है, अब सुनो इधर देखो जरा, एक चीज़ बताता हूँ, बहुत गजब की बात। सुनो इधर देखो, बहुत गजब की बात है। देखो इतनी गजब की बात है ये, आप सीधा आपको कैसे पता लगेगा कि पैरोक्सी लिंकेज है इसमें। देखो एक हमारे पास सीधा तरीका होता है पहचानने का। कोई भी कंपाउंड आ जाए, मान लो ये H2SO5 था, मुझे पता करना है इसमें पैरोक्सी लिंकेज है या नहीं है। सीधा एकदम सिंपल फंडा। देखो सुनो इधर देखो जरा, सुनो इधर देखो, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना +8, ये थी बेटा जी इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये थी इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो हमने कैलकुलेट की। तो पहले तो हमने कैलकुलेट कर ली ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आई +8। तो +8 जो है इसकी कैलकुलेटेड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा जी, ये क्या है, ज़्यादा है किससे बोलो, मैक्सिमम से। मतलब ये है ज़्यादा किससे, मैक्सिमम से। तो जब भी ऐसा अगर आप पाते हो किसी कंपाउंड के अंदर, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो आप समझ जाना, सुनो, तो आप समझ जाना उसके अंदर क्या होने वाला है। उसके अंदर लोचा है, और कौन सा लोचा है उसके अंदर बेटा जी, उसके अंदर है पैरोक्सी लिंकेज। उसके अंदर है बेटा जी पैरोक्सी लिंकेज, मतलब जिसे बोला जाता है ये होता है पैरोक्सी लिंकेज, ये होता है पैरोक्सी लिंकेज। इसका मतलब बोलो, इसके मतलब -1 यहाँ -1, मतलब कि इस पैरोक्सी लिंकेज में 2 एटम ऐसे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर -1 का चार्ज है। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये होता है, तो कभी भी गलती मत कर देना। जैसे ही आपको ये दिखे तुरंत समझ जाना यहाँ पे क्या है, पैरोक्सी लिंकेज है। ठीक है, तो H2SO5 में हमने सीख लिया, H2SO5 में हमने
कैलकुलेट करी हमने, पाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी बोलो कितनी, +6। ठीक है, तो आई थिंक हमें यहीं पर बाइंड अप करना पड़ेगा अपना लेक्चर। तो ऐसे ही इसी तरह के मैं आपको कुछ और एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, उसमें हम ये देखेंगे कि मैंने आपको यहाँ ये तो बता दिया कि किसी कंपाउंड में पैरोक्सी लिंकेज कैसे हम पहचानेंगे कि वहाँ पे पैरोक्सी लिंकेज है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपको एग्जांपल कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैरोक्सी लिंकेज है। आप ये भी पता कर सकते हो कि किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ पैरोक्सी लिंकेज है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने एटम्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर -1 का चार्ज होगा, और उससे आप सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आई ये बात अच्छे से, ये पिक्चर क्लियर हो गई है आज की। ठीक है, ध्यान से देखना, फिर से देखना लेक्चर को, नहीं समझ में आए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया मैंने आपको। चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, कुछ और टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट और पूछी जाती है। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान रखो अपना, खूब खूब पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद। जय हिंद माय ऑल लवली चैम्प्स। फाइनली आई हैव कम विद अ कॉन्टेक्ट जिसमें कि आपको बताना है कि आप अपने लॉकडाउन के टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं जो कि और करें तो उन्हें भी अच्छा लगे, जिससे कि आपका नया स्किल डेवलप हो रहा है या नई लर्निंग आ रही है, कुछ नया फन हो रहा है। इफ़ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो। आपको बस 1 मिनट का एक डेमो वीडियो बनाना है उसमें, जिसमें कि आप बताएं कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर वीडियो को आपको हमें भेजना है थ्रू आवर जिनोडू बडी ऐप। गो टू जिनोडू बडी ऐप एंड क्लिक ऑन कॉन्टेक्स्ट एंट्री एंड जस्ट पोस्ट दोज वीडियोस। इफ इट इज़ रियली गुड और हमें अच्छा लगेगा तो हम उस वीडियो को अपने YouTube प्रीमियर पे प्रीमियर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक दिस लॉकडाउन मोर हैप्पी। जय हिंद। हे गाइस, व्हाट्स अप। जैसे कि आपको पता है ये लॉकडाउन पीरियड चला है, तो इसके चलते हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज। बेसिकली ये YouTube कॉन्टेस्ट होगा। इसमें क्या करना होगा आपको, जो भी आपका पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हो पढ़ाई के अलावा, जो भी यूटिलाइज करते हो, कैसे मैनेज करते हो अपने टाइम को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, कोई फन गेम्स हो गया, बुक्स पढ़ते होंगे आप, मूवीज़ देखते होंगे, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएं, अपना बेस्ट वीडियो बनाएं और उसको ऐप में जाके अपलोड करें। फिर हम देखेंगे जिस भी बच्चे का सबसे बेस्ट वीडियो होगा उसका हम प्रीमियर करेंगे। तो बच्चों देरी किस बात की है, फटाफट से अपना फ़ोन या कैमरा उठाओ और अपना बेस्ट वीडियो बनाओ और उसे अपलोड करें। आई होप आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत मज़ा आएगा और अपना बेस्ट वीडियो बना के हमें सेंड करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है यार? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार मैं आप लोगों के लिए एक कंपटीशन लेके आया हैं हम लोग सब मिलके, और उसमें क्या है बेसिकली कि एक YouTube का कॉन्टेस्ट होगा, और आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है जो अपन लोग ऑलमोस्ट कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि जो लॉकडाउन में हम अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं वो हम करते कैसे हैं। बेसिकली बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप लोगों को इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनानी है 30 से 40 सेकंड की या लगभग 1 मिनट तक की। आपको एक बढ़िया सी वीडियो बनानी है और उसमें आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है ये बताना है। तो वो बताइए, ऐप के ऊपर आपको इस वीडियो को अपलोड करना है, और जैसे ही आप इस वीडियो को अपलोड कर देंगे ऐप में एक आपके लिए एक सेक्शन आएगा, ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ऐप में वीडियो को अपलोड करो, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वीडियो सिलेक्टेड होंगे, बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन के वीडियो जो हम सिलेक्ट करेंगे, उन वीडियोस को हम लोग प्रीमियर करेंगे। तो यार फटाफट काम पे लग जाओ और बेस्ट यूटिलाइजेशन बताओ टाइम का कैसे करते हो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय। हेलो बच्चों, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो बच्चों मुझे आपसे ये जानना है कि आप अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे जब पढ़ाई से उनका मन हट जाता है या फिर 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपनी कोई हॉबी जैसे कि पेंटिंग या फिर डांसिंग ये सब करते हैं, या म्यूज़िक सुन लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कोई बच्चे कुकिंग करते हैं। तो
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए जिस वक्त आप नहीं पढ़ रहे हैं उस वक्त आप क्या करते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो बनानी है जिसमें आप मुझे ये बताएंगे कि आप अपना टाइम यूटिलाइज इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन सबसे अच्छी वीडियो बनाता है और क्या क्या आप कर रहे हैं अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं एडीसी बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और बच्चों आज हम अपने काइनेमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेहत का ध्यान रख रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का आप पालन कर रहे हैं। बच्चों जो यूजुअली हमारे एग्जाम्स होते हैं उसका टाइमिंग क्या रहता है बच्चों, 9 से 12, 2 से 5। सो बच्चों हम कोशिश ये करेंगे कि हम शेड्यूल ऐसा रखें कि हमारा जो माइंड एक्टिव स्टेट में है, जो मतलब हमारा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी टाइम है, वो हमारा 9 से 12 और 2 से 5 है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को अगर 9 से 12 या 2 से 5 सोने की आदत है तो नेचुरल सी बात है उसको एग्जाम में भी नींद आएगी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आप अपने शेड्यूल सेट कर रहे हैं तो इन टाइम स्लॉट्स में आप अपना कुछ पढ़ रहे हो या फिर आपका कुल मिला के माइंड एक्टिव स्टेट में रहे, ताकि आपको एग्जाम वाले दिन भी आपको ये हेल्प करे। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, ये पॉइंट काफी हेल्प करता है। सो इफ यू लाइक दिस सजेशन देन प्लीज डू फॉलो, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखिए बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ग्राफ्स को डिस्कस किया। ग्राफ्स अलग अलग केस में देखे, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और अलग अलग टाइप के मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन एट रेस्ट, अलग अलग टाइप्स के मोशन को डिस्कस किया। सो देखो बच्चों जो मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो सिंपली जो हम पढ़ के आए, रेक्टिलिनियर मोशन इन वन डायमेंशन में जो वेरिएबल वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमने मोशंस और इक्वेशन बनाई, सिंपली उसमें ए को हमें क्या वैल्यू रख देनी है, जी। और बच्चों आज की क्लास में हम और क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम मोशन इन 2 डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों। उसके अगली क्लास में बच्चों हम मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, उन सबको डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास बच्चों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम काफी नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, काफी इलस्ट्रेशंस देखेंगे और काफी मजा आएगा। आइए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों सिंपली अगर हम अर्थ सरफेस के पास में रहते हैं, वैसे तो हमें पता है अर्थ आपका एक स्फेरिकल है, ओवल शेप्ड है, बट अगर हम अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, क्लोज टू द अर्थ सरफेस रहते हैं, मतलब अगर हम रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर है अर्थ का, उसके कंपैरिजन में अगर हमारी हाइट हम कम लेते हैं, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, जिससे नेग्लिजिबल है 6400 किलोमीटर के सामने, तो उस केस में बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उस केस में बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर हम स्मॉल डिस्टेंसेस कंसिडर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें अर्थ कैसी दिखेगी बच्चों, फ्लैट दिखेगी। सो हमें ये याद रखना है बच्चों कि अगर हम डिस्टेंसेस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। और उस केस में हम अर्थ को कैसे एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, फ्लैट सरफेस एज्यूम कर सकते हैं। सो मोशन दैट अकर्स सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। सबसे पहले हमें फ्री फॉल का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर आपकी कोई बॉडी है और उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ अर्थ की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अभी हम जो 11th क्लास में भी आगे हमारा एक ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि 2 मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर किसी बॉडी में मास है और अर्थ में भी कुछ मास है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन की वजह से अगर सिर्फ एक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, अगर सिर्फ सोरली वही फोर्स लग रहा है तो उसको हम बच्चों ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्री फॉल कहते हैं। तो ये फ्री फॉल का आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। Thus, a body projected upward or downward or released from rest are all under free fall. तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों किसी हाइट से छोड़ देता हूँ या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो उस पे देखिए अगर मैंने छोड़ा या ऊपर की तरफ फेंका तो उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ की तरफ। सो हम कह सकते हैं कि ये कैसा मोशन होगा बच्चों, फ्री फॉल होगा। अगर
इस केस में बच्चों हम क्या अप्रोक्सीमेशंस ले लेते हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल फॉलिंग बॉडीज हैव द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप्स और साइज। देखिए, अब हम 11th क्लास में जब आगे ग्रेविटेशन का इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो फोर्स होता है वो आएगा मास के प्रोपोर्शन, पर जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहता है, वो किसी भी शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता। और अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि एक अप्रोक्सीमेशन है नेचुरल, अगर हम देखेंगे तो एयर रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट है, बट फॉर मेकिंग थ्योरी, फॉर मेकिंग क्वेश्चंस हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसी क्वेश्चन में वो कह सकता है कि कुछ फंक्शन है, बट जब वो आएगा तब देखेंगे। अभी जो हम मेजर पर्पसेस के लिए क्या कहते हैं बच्चों की एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है वो कांस्टेंट वैल्यू लेता है, ठीक। और वो जो एक्सेलरेशन जो वैल्यू ले रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज है, वो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन बोथ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो वो 9.8 आती है, और सिंप्लिसिटी कैलकुलेशंस के लिए हम उसको क्या ले सकते हैं बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। टू डू कैलकुलेशंस रिगार्डिंग मोशन अंडर ग्रेविटी वी फॉलो अ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। देखिए, अगर हमें एक साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता है, मतलब हमारी कैलकुलेशंस ज्यादा आसान हो जाती हैं, ज्यादा सिंपल हो जाती हैं सिंपल साइन कन्वेंशन लेने। देखिए, आप पॉजिटिव ग्रेविटी, देखिए अब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आप पॉजिटिव एक्सिस ऊपर भी ले सकते हैं और पॉजिटिव एक्सिस नीचे भी ले सकते हैं। सो एक कन्वेंशन हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे यूजुअली हम ऊपर की डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्सिस लेंगे, और नीचे की डायरेक्शन क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव एक्सिस लेंगे। तो मान लीजिए अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका 5 मीटर पर सेकेंड के मैग्नीट्यूड से, स्पीड से, सो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे, 5 पॉजिटिव 5। और अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सो उसका वेक्टर क्या लिखेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ऐसे ही देखिए, हमेशा ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, ग्रेविटी का डायरेक्शन चाहे मैं ऊपर की तरफ फेंकूं या नीचे की तरफ फेंकूं किसी ऑब्जेक्ट को, हमेशा जो अट्रैक्शन हो रहा है वो अर्थ अपनी तरफ कर रही है, मतलब नीचे की तरफ कर रही है। तो उस केस में हमेशा बच्चों ग्रेविटी का साइन क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g। क्लियर है बच्चों। We are taking upward direction as positive and downward as negative. Thus, acceleration is taken to be a is equals to -g is equals to -10 meter per second square. No matter whether body is moving upward or downward. हमारी बॉडी चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, बट अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो ग्रेविटी का साइन है वो हमेशा क्या रखेंगे हम, नेगेटिव। इस कन्वेंशन को यूज करते हुए कि हमने अपवर्ड डायरेक्शन क्या लिया है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिया है बच्चों, नेगेटिव। तो सिंपली जो हमारी देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी उसमें हम a की वैल्यू -g सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल आ जाएंगी। सो v is equals to u minus gt, डिस्प्लेसमेंट is equals to ut minus half gt square। सिंपली हमने a को बच्चों किससे रिप्लेस कर दिया, -g से, ठीक। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा h, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपको पता है u को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, v को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, y नॉट क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0, y क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, ठीक। आइए बच्चों इस पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, और हमने जो बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन पिछली क्लासेस में पढ़ के आए, और सिंपली a को -g रख के हम अब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, थ्रोज अ बॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 30 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। इसको आप मीटर कर लीजिए, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, ये आप यहाँ पे 30 मीटर कर लीजिए, क्लियर। सो आपको ये क्या गिवन है कि एक कोई मैन 30 मीटर की बिल्डिंग पे खड़ा है और वो 5 मीटर की स्पीड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। एक तो वो 30 मीटर की हाइट पे ऑलरेडी खड़ा है और वो 5 मीटर की स्पीड से और बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो हमें ये बताना है कि उसके फेंकने के बाद, उसने जब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका, उसके कितने टाइम के बाद वो
ग्राउंड पे जाके नीचे गिरेगी। सो हमें ये बताना है, सिंपली हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन को माइनस जी यूज करके इसको सॉल्व करना। तो बच्चों मैं ब्रेक लेता हूँ, इतने में आप क्लास को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो आई होप बच्चों कि आप लोग ज्यादातर इसको सॉल्व कर पाए होंगे। सिंपली हमें वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना था, क्योंकि देखिए जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं v इज टू यू प्लस ए टी, सिर्फ टाइम को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, v u वेलोसिटीज हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, a भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, जो हम इक्वेशन यूज करते थे डेल्टा x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें डेल्टा s भी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। सो इस केस में भी बच्चों हमें क्या साइंस का ध्यान रखना है। तो देखिए हमारा केस क्या था कि आपका ये फिगर में ये क्या आएगा बच्चों, ये 30 मीटर है, ठीक। सो आपका ये 30 मीटर है बच्चों, क्लियर। सो 30 मीटर से हम हाइट पे खड़े थे, क्लियर। और उसके बाद हमने क्या करा, 5 मीटर की स्पीड से, मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका। और हमें ये बताना था कि आपका जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो कितने टाइम बाद करेगी। तो देखिए अब इसका इनिशियल पोजीशन तो ये था और फाइनल पोजीशन हमारा ये था, और हम क्या कन्वेंशन लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। सो डिस्प्लेसमेंट को बच्चों में -30 मीटर लिख सकता हूं, क्लियर है। सो डेल्टा वाई क्या आ गया हमारा, -30 मीटर। और हमने देखो बच्चों स्पीड क्या दिया है इसको, u क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकंड, किस तरफ दिया है, ऊपर की तरफ। सो हम कह सकते हैं u क्या है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड और पॉजिटिव साइड, ठीक। अब जो हमारी इक्वेशन थी डेल्टा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब हम उसको यूज करें। देखो बच्चों डेल्टा x तो हमें पता है इनिशियल और फाइनल में, फाइनल क्योंकि पोजीशन नीचे है तो हम इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। सो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, 0 -30 इज -30, क्लियर। u हमारा पॉजिटिव था 5t, और हमारा g बच्चों हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, a को -g, सो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में a को हमने क्या लिख दिया बच्चों, -10। सो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करके बच्चों हमारे पास दो रिजल्ट आ, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू -2। अब हमें पता है टाइम तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, 0 से पॉजिटिव में ही जाएगा, तो हम t इक्वल टू -t को नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, t इक्वल टू 3 सेकंड्स। आई होप दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर। अब देखिए एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। A kid throws a ball up with some initial speed. Comment on magnitudes and sign of acceleration and velocity of the ball. एक बच्चे ने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका किसी इनिशियल स्पीड से। सो हमें अलग अलग टाइम्स पे इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड और साइंस के बारे में बताना, क्लियर। सो बच्चों मैं एक ब्रेक लेता हूं, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए क्लास को पॉज करके, और फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो आई होप बच्चों की ये बहुत सिंपल सवाल था, बहुत एक्चुअली ये हर बच्चे से हो जाना चाहिए। सिंपली हम जो अभी तक पीछे पढ़ के आए, सिंपली उसका डेफिनेशन हमने यूज करा है। अगर देखिए कोई बच्चा ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहा है, वो किसी, देखिए उसका धीरे धीरे स्पीड कम होगा, हमें ऑब्जर्वेशन से पता है कि हमने अगर कोई बॉल ऊपर फेंका धीरे धीरे उसका स्पीड कम होगा, ठीक, वो रुकेगा और फिर वो बॉल नीचे की तरफ आएगा। तो हमें पता है कि इस पे हमेशा एक्सेलरेशन बच्चों, क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉल कर रहा है बॉडी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है हमेशा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, क्लियर। सो हम कह सकते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर जाने में या फिर नीचे आने में वो क्या रहेगा बच्चों, -g के बराबर रहेगा। अब हमें इसकी वेलोसिटी पे कमेंट करना है। इनिशियली जब मैंने इसको ऊपर वेलोसिटी दी तो अब इसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, पर एक्सेलरेशन क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वेलोसिटी ऊपर थी और एक्सेलरेशन नीचे था। सो हम कह सकते हैं कि ये रिटार्डेशन मोशन था, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मोशन था। सो उस केस में वेलोसिटी की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, स्पीड कम होगी और उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे 0 को टेंड करेगा, क्लियर। अब वो 0 पे पहुंच गया। अभी भी बच्चों देखो इसका वेलोसिटी अब 0 हो गया, अब वेलोसिटी किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, नीचे की तरफ। सो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या होगा, बढ़ेगा, बट साइन की तरफ देखें तो अभी भी वेलोसिटी अब कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी भी अब नेगेटिव हो गई है। सो जब ऊपर जा रहा था तब वेलोसिटी पॉजिटिव था और एक्सेलरेशन -g था, जब नीचे आ रहा था तब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया बट टाइम के साथ बढ़ रहा था और एक्सेलरेशन क्या था बच्चों, -g ही था।
सो आई होप दिस इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लियर होगा। आइए बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मान लीजिए कि आप यूजुअल केस में एक u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं अलोंग द सेम पाथ, स्ट्रेट लाइन, ठीक। सो अब हम काफी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे और इसमें कोई बच्चा इनको याद कर सकता है, वरना सिंपली आपकी जो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as, आप इनकी मदद से आराम से इन सारे रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं और हम अभी इनको डिराइव भी करेंगे। तो मान लीजिए कि हम मान के क्या चल रहे हैं कि हमने u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका सच दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों, -3। तो आइए, अगर हमें ये जानना है कि ये ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल हाइट से कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर गया, सो बच्चों उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इनिशियली हमने इसको u वेलोसिटी दिया, इस पे हमेशा एक्सेलरेशन क्या लगेगा बच्चों, -g लगेगा, और अपने ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। सो v को क्या लिख देंगे बच्चों, 0। u स्क्वायर हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है बच्चों, मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा। तो सिंपली हम यहां से बच्चों निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। क्लियर। आप इन इक्वेशंस को याद रखिए, ये रिजल्ट्स तो हो सकता है आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद भूल जाए, बट आप इन इक्वेशंस को याद रखिए और इन इक्वेशंस पे अप्लाई कीजिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आराम से ये रिजल्ट्स निकाल पाएंगे और अपने क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। सो इस केस से हमारा बच्चों मैक्सिमम हाइट क्या आ गया, u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर क्या है बच्चों, याद रखिए जो हमारी वर्टिकल हाइट है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा वो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल हमने वेलोसिटी दी u, उसका स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जो वर्टिकल एक्सेलरेशन, ठीक। सो हमने लिख लिया u स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, अगर हमें ये जानना है कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजीशन से उस मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, अगर हमें ये निकालना है बच्चों, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू u प्लस at, इस केस में देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फिर v आपका 0 है, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 0 जो कि v की वैल्यू है इज इक्वल टू u माइनस gt, ठीक। तो इधर से टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, u बाय g। सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा बच्चों, u बाय g होगा। सो इसको हम कैसे आ सकते हैं, अगर हमें मैक्सिमम जो ये टाइम लेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, वो कैसे निकालेंगे, जो हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है g, उसकी वैल्यू क्या दे देगा बच्चों, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बच्चों क्या आएगा, u बाय g। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहेंगे, जितना इसने टाइम ऊपर जाने में लिया प्लस नीचे आने में लिया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, अभी हम आने वाले एक इसको डिस्कस भी करने वाले हैं कि जितना कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में टाइम लेगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट नीचे आने में टाइम लेगा। क्योंकि देखिए वेलोसिटी पहले थी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका -g, सो अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पे u थी, वो -g ने 0 करी, ठीक। फिर अब जब आप नीचे आना स्टार्ट करेंगे तब भी तो -g है, तो वो नीचे जब आएंगे आपको टाइम उतना ही लगेगा। सो टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू मूव डाउन, सिंपली वो कितना हो जाएगा, t प्लस t, जो हमने अभी t कैलकुलेट करा, टाइम फॉर असेंट हमने कैलकुलेट कर लिया था मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए। सो t ऊपर जाने में लगेगा, t नीचे आने में लगेगा। अगर सिंपली आपको ये नहीं दिख रहा है कि t ही क्यों लगेगा, कुछ और टाइम क्यों नहीं लगा नीचे आने में, सो देखिए आपने हाइट कैलकुलेट कर ली, ठीक। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और आपको हाइट पता है जितना आप ग्राउंड से ऊपर है, क्लियर। सो आप s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करते हुए भी आप निकाल सकते हैं टाइम, ठीक। सो उस केस में भी टाइम आपका यही आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। सो हम टोटली सिंपली क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ट्वाइस ऑफ t, जो कि हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स u बाय g। तो अगर हमें किसी मोशन का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमने वर्टिकल वेलोसिटी दी अपॉन जो वर्टिकल एक्सेलरेशन था उसको रेशियो ले लेंगे u बाय g और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u बाय g। आई होप दिस इज क्लियर।
अब जो हम डिस्कस कर रहे थे, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर हम कोई भी 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेते हैं, मान लीजिए कि आपका एक मोशन ऐसे चल रहा है, हमने एक पार्टिकल को यहाँ से फेंका, एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट थे ए और डी, और दूसरे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट थे बी और सी। तो हम कह सकते हैं कि जितना ये टाइम ए से टॉप मोस्ट पॉइंट पे लाने में लगेगा, उतना ही उसको टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट से डी पे आने में लगेगा। सिमिलरली, अगर किसी ऑब्जेक्ट को बी से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में जो टाइम लगा, उतना ही टाइम उसको टॉप मोस्ट पॉइंट से सी पॉइंट पे आने पे लगेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टली हम 2 पॉइंट्स लें, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ ए से बी जाने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम सी से डी आने में लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। टाइम ऑफ डिसेंट फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, फॉर एग्जांपल बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन सी एंड डी आर शोन इन द फिगर। सो ए से बी में जाने में देखिए, क्योंकि ए से डी आने में सेम, ए से मान लीजिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट ओ है, क्लियर। अगर हम इस टॉप मोस्ट पॉइंट को हम ओ कहते हैं, तो ए से ओ जाने में सेम टाइम लगेगा, ओ से डी आने में सेम टाइम लगेगा। इसको मान लो T1। बी से ओ जाने में सेम टाइम लगेगा, ओ से सी आने में सेम टाइम लगेगा, इसको मान लो T2। ठीक है। सो अगर हम कहें कि T1 माइनस T2 वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए से बी में जाने में, और फिर वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी से डी आने में। सो समझ रहे हैं, अगर आप इन्हीं 2 हॉरिजॉन्टल लेवल्स करें, और जो नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, वही ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। और इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से। मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आप हाइट देख लीजिए। सो जो ऊपर जाने में टाइम लिया वो आपको पता ही है, आपको हाइट पता थी, उसके करस्पॉन्डिंग आप जो नीचे आने में टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं, और वो आपको सेम ही मिलेगा। If an object is dropped from height h, its speeds on reaching ground is v is equals to under root 2gh। ये कैसे आ सकता है बच्चों? और टाइम टेकन क्या है, 2h/g। अभी तक हमने क्या कर रहे थे कि हम नीचे से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे। ठीक, हमने इनिशियल स्पीड u दिया। मान लीजिए कि हम किसी हाइट h पे हैं, और हमने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, कोई वेलोसिटी नहीं दी और रिलीज कर दिया, और सच दैट वो हाइट क्या थी, h थी। तो जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कैसे गिवन होगी बच्चों, अंडर रूट 2gh। कैसे निकाल सकते हैं, हमें हाइट पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी u पता है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से हम v निकाल सकते हैं। सो v स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 2gh। क्लियर, क्योंकि g भी नेगेटिव है, h भी नेगेटिव है, तो g और h ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2gh, और फिर अंडर रूट ले लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब टाइम देखना है हमें, तो देखिए u 0 है हमारा, डेल्टा एस क्या है, माइनस h, और a क्या है, माइनस g। सो माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर लिख देंगे, तो इधर से टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। सो क्या कह सकते हैं, 2h/g। सो बच्चों, इन अलग अलग रिजल्ट्स को याद करने के बजाय मैं ये प्रेफर करता हूं कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को याद रखें। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u माइनस at, u माइनस gt, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, और a को आप माइनस g यूज करते हुए आपको वेक्टर्स का ध्यान रखना है कि क्या पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना है, और आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आप कोई इसको रिजल्ट्स को याद रखना चाहे रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग रन में ये रिजल्ट्स आप भूल सकते हैं। बट इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आप याद रखते हैं तो आप ये सारे रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। ठीक, अ पार्टिकल हैज द सेम स्पीड एट अ पॉइंट ऑन द पाथ व्हाइल मूविंग वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन। अगर मैं किसी भी पाथ पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो नीचे आ रहा है, और किसी हॉरिजॉन्टल पाथ पे मैं वेलोसिटी देखूं ऊपर जाने वाली और नीचे आने वाली, सो वो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सेम रहेगी। सो अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v थी, तो जो इसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था बच्चों, वो भी क्या रहा, v रहा। बट साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका वेलोसिटी क्या है, प्लस v, और इस वक्त इसका वेलोसिटी क्या है, माइनस v। सो हमें ये याद रखना है कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन फॉलो कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त या नीचे जाते वक्त क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो आइए बच्चों एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इट ट्रेवल्स 25 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड।
एक किसी बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब बॉल इज रिलीज्ड मतलब छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। और उसने क्या कहा कि वो अपने मोशन के, जब वो बिल्डिंग से गिर रही थी तो आखिरी सेकंड में उसने 25 मीटर ट्रेवल किया। ठीक, तो आखिरी सेकंड में उसने 25 मीटर ट्रेवल किया है, तो हमें बताना है कि जो टोटल हाइट थी बिल्डिंग की वो क्या था, और हमें जी को क्या लेना है बच्चों 10। अब साइन कन्वेंशन में अगर जी नीचे की तरफ लग रहा है हमारा तो हम क्या लेंगे -10। क्लियर। सो बच्चों मैं एक ब्रेक लेता हूं, आप इसको सॉल्व करिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो आई होप बच्चों आपने क्लास को पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। आइए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें। सो बच्चों देखिए, सो हमने डेल्टा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पता है, तो हमने मान लिया कि टोटल टाइम इसका जो ये गिरा वो टी था। तो हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है, टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस टी माइनस 1 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें 25 गिवन है। सो इनिशियल वेलोसिटी यू तो 0 है बच्चों, सो हम लिख सकते हैं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस हाफ जी टी माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -25 अगर हम कन्वेंशन को फॉलो करें। सो माइनस 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 कट जाएगा, तो हमें सिंपली क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट टी सेकंड्स में हुआ माइनस जो टी माइनस 1 सेकंड में हुआ, सो हमें जो डिफरेंस था वो क्या दे देगा, जो आखिरी के टीथ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर। और वो कितना गिवन है बच्चों 25। सो ये सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। जी की वैल्यू हम 10 रख देंगे यहाँ पे अब सिंपली, क्योंकि हमने माइनस वाली इक्वेशन ऑलरेडी बना के हमने माइनस कैंसिल कर दिया। सो ऑन सॉल्विंग हमें बच्चों टी क्या मिल जा रहा है, 3 सेकंड मिल जा रहा है। अच्छा, अगर टी हमें 3 सेकंड मिल जा रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टी सेकंड्स में इसने डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब टोटल टाइम में इसने जितना ट्रैवल करा, और वो कितने के बराबर है बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर है। सो हाफ जी टी स्क्वायर से हमें मिल जाता है क्या, 45 मीटर्स हमें टोटल हाइट मिल जाता है इसका बिल्डिंग का। आई होप दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर। आइए बच्चों एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ बैलून इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a0 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका बच्चों बैलून किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जो नेट एक्सेलरेशन। अब देखिए इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा सच दैट वो फोर्स माइनस अर्थ का फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स आया ऊपर की तरफ, उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो रहा था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक बैलून का। ठीक, और इनिशियली इसने किस स्पीड से शुरू करा था, रेस करना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ऊपर जाने की तरफ 0 थी, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून 5 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बैलून। मतलब बैलून जब अपना राइज करना शुरू करा उसके 5 सेकंड के बाद एक कॉइन को रिलीज करा गया, मतलब कॉइन को छोड़ दिया गया। रिलीज करना मतलब छोड़ दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप्ड कॉइन। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ड्रॉप्ड कॉइन की बच्चों वो क्या होगी, हमें बताना है द हाइट अटेन्ड बाय द लिफ्ट टिल द टाइम ऑफ ड्रॉप, और द टाइम आफ्टर द ड्रॉप व्हेन द कॉइन रीचेस ग्राउंड। ठीक, सो 5 सेकंड में वो बैलून कितना ऊपर चला गया, बी पार्ट में हमें वो बताना है। ए पार्ट में हमें ये बताना है जब हमने उस कॉइन को छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और सी पॉइंट में हमें ये बताना है कि आफ्टर उस कॉइन को छोड़ने के वो कितने टाइम बाद ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक है, ग्राउंड पे गिरेगा। सो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको टाइम कीजिए, इस पे फाइट कीजिए और इसको सॉल्व करिए, और मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ एक मिनट। सो आई होप बच्चों आपने क्लास को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, और इसका एक्सेलरेशन बच्चों हमें गिवन है a0 था ऊपर की तरफ, और वो कितना था, a0 ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन था, और वो कितना गिवन था बच्चों, 4 था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए बच्चों सबसे पहली बात, 5 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 4 इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन था, और 5 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अगर मैं किसी फ्रेम में बैठा हूं, मैं बैलून में बैठा हूं, मैंने अपने फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो छोड़ दिया इसको। ठीक, सो मेरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है, बट मैं जिस फ्रेम में बैठा हूं उसकी वेलोसिटी
कुछ है ऊपर की तरफ। सो फाइनली अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में बैठ के देख रहा हूं तो मुझे इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, जो वो फ्रेम की वेलोसिटी है प्लस जो मेरे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी थी। देखिए मेरे रेस्पेक्ट में जब मैंने इसको रिलीज करा तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, 0, पर मैं अभी क्या है बैलून के अंदर बैठा जिसने छोड़ा। अब देखिए बैलून किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, सो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल आपकी कॉइन की वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, जो मेरे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी थी प्लस जो बैलून की वेलोसिटी थी वो ग्राउंड फ्रेम में जो नीचे बैठा हुआ है उसको वो वेलोसिटी दिखी। सो मेरे रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी 0 थी और बैलून आपका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान ग्राउंड पे बैठा है तो उसको उसकी वेलोसिटी कैसे दिखेगी बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में। आई होप ये क्लियर है। अगर बच्चों किसी को ये क्लियर नहीं हो रहा है तो एक पॉज लीजिए, इसको फिजिकली सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर एक बैलून जा रहा है और मैं उसको छोड़ दे रहा हूं तो वो कुछ इनिशियली अपवर्ड वेलोसिटी लेके ऊपर जाएगा, ठीक। बट जैसे ही मैंने उसको छोड़ा कॉइन को, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, -g। अभी तक उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो कॉइन बैलून में पड़ा है और बैलून 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अभी तक 5 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन क्या था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसको छोड़ दिया, इनिशियली कुछ वेलोसिटी है और अब वो फ्री फॉल कंडीशन में आ गया है, जो इस पे सिर्फ -g इस पे लगेगा, ठीक। सो 5 सेकंड में इसने कितनी हाइट अटेन कर ली बच्चों बैलून में, हाफ a t स्क्वायर की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, 50 मीटर। और अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब मैंने टाइमर शुरू कर दिया है। इस टाइम के बाद जब ये कॉइन को मैंने छोड़ा, ये वापस नीचे ग्राउंड पे कब गिरेगा। तो देखिए बच्चों इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये पाथ क्या फॉलो करेगा, ये कुछ ऐसा जाएगा आपका ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे गिरेगा, क्लियर। पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है कि हमारा हो गया -50। इनिशियल वेलोसिटी क्या था 20, पॉजिटिव में 20 t0 और एक्सेलरेशन क्या था -g -half g t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का हमने इक्वेशन लिखा। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो आप इसको जितने पार्ट में ये ऊपर जा रहा है उस मोशन को एनालाइज करिए, फिर वो ऊपर से जब नीचे गिरेगा उस मोशन को एनालाइज करिए, या तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको वेक्टर टर्म्स में लिखते हुए डिस्प्लेसमेंट को ut प्लस हाफ at स्क्वायर के टर्म्स में आप इसको सॉल्व करके t0 निकाल सकते हैं 5.74 सेकंड। आई होप दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर टू ऑल। तो बच्चों अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों, मोशन इन 1 डायमेंशन, हमारा किसी एक ही लाइन में मोशन हो रहा है। देख अगर हमारा मोशन किसी रैंडम पाथ पे हो रहा है तो हम उसको कार्टेशियन, अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस मोशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स लेना आता है, सो हम उसको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट में रिजॉल्व कर लेंगे और सिंपली x कोऑर्डिनेट में हम जो अभी तक सिंपल मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ते आए वो लगाएंगे, y डायरेक्शन में सिंपली मोशन इन 1 डायमेंशन जो पढ़ते आए वो लगाएंगे और z डायरेक्शन में मोशन इन 1 डायमेंशन लगाएंगे इंडिपेंडेंटली। अब देखिए कोई मोशन अगर x में हो रहा है तो वो y के इंडिपेंडेंट रहेगा और y में हो रहा है तो वो z के इंडिपेंडेंट रहेगा, z में हो रहा है तो वो x के इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब एक डायरेक्शन का मोशन दूसरी दोनों डायरेक्शंस के इंडिपेंडेंट रहेगा। Whatever we have studied in kinematics of 1-dimensional motion, we apply the same for motion in 2 and 3-dimensional motion. Example x, y, z coordinate में suppose एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है such that उसका कोऑर्डिनेट x, y है, x i कैप प्लस y j कैप, और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कहीं पे r2 वेक्टर पे जा रहा है। सो डेल्टा r हम क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 वेक्टर, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेक्टर पोजीशन था माइनस इनिशियल वेक्टर पोजीशन। सो हम उसको क्या लिख पाएंगे, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। मतलब आपका जो x कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ वो आपने i कैप में लिख दिया, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ हमने j कैप में लिख दिया। सिंपली हमने x को अलग से सॉल्व किया, y को अलग से सॉल्व किया। अगर मुझे x की इसकी वेलोसिटी बतानी थी तो मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ax i कैप प्लस ay j कैप, वेयर ax इज dvx by dt एंड ay इज dvy by dt। तो सिंपली बच्चों आज की क्लास में हमने इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम प्रोजेक्टाइल मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको समझेंगे, काफी उसके डेफिनेशंस लिखेंगे
उसके टर्म्स लिखेंगे, उसमें क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं वो देखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मोशन इन 2 डायमेंशन का रियल एप्लीकेशन देखेंगे। सो अगली क्लास बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, हमें रेगुलर रहना है, हमें फोकस रहना है और हमें लगातार मेहनत करते रहना है। सो कीप वर्किंग हार्ड, गिव योर 200% एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।